तो नमस्कार दोस्तों, फिर से शुरू करते हैं अपनी कहानी को। एक बात यह है कि ये टफ है टॉपिक, लेकिन मैं बहुत सरल बना दूंगा, बहुत ही सरल। जितना ज्यादा टफ उतना ही ज्यादा सरल। आप याद कर लेना, लेकिन नहीं हो याद तो मेरे को कहो ना कि याद कराओ सर, हमें नहीं हो रहा याद। मैंने पहले दिन आपको एक बात बताई थी कि ये टीचर की हेडेक है कि तुम्हें याद कराएं, लेकिन तुम में से कोई कहता ही नहीं है कि सर मुझे याद नहीं हो रहा, याद करा दो। कौन सा टॉपिक? मैं तो रोज ट्रिक बताता हूं, स्टाइल से याद कराता हूं, तब तो तुम बोलते हो। ऐसी बात नहीं है, सच कह रहा हूं। क्लास में जब भी मैंने आप लोगों को याद कराने की कोशिश की, याद किया है आपने? दिक्कत कहां है? दो तरह की है। एक तो कुछ विद्यार्थियों का मन यहां लगता ही नहीं है, और दूसरी दिक्कत है कि कुछ घर जाके रिवाइज नहीं करते, तो पहले दिन तो याद होता है, तीसरे दिन भूल जाते हैं। ये तो एक तो प्लीज अब आप जो है ना, लापता ना रहो, लापता ना रहो, अपना पता रखो, क्लास में बैठे रहो, खुद के बारे में जानकारी रखो, पढ़ाया जा रहा है उसको भी ध्यान से सीखो। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग सीखेंगे। दोस्तों, अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ। मौर्य शासक बृहद्रथ था, और उस बृहद्रथ की हत्या, बृहद्रथ की हत्या किसने की? पुष्यमित्र कौन था? उसी का सेनापति, सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। पुष्यमित्र शुंग ने, अब ध्यान रखें, कब की थी ये? देखो जी, सेना के सामने सेनापति हत्या कर रहा है, इसका मतलब सेना को उसने अपने कंट्रोल में ले रखा। सेना खड़ी रही, देखती रही, और बृहद्रथ को काट करके उसकी गर्दन एक तरफ और धड़ एक तरफ फेंक दिया गया। इसका मतलब सेना किसकी सपोर्ट में? पुष्यमित्र शुंग की सपोर्ट में। तो पुष्यमित्र शुंग शासक बन गया, इसलिए शुंग वंश का पहला शासक कौन हो गया? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के बारे में चार ही बातें, कुछ खास नहीं है। या फिर मैं यहां पर हेडिंग डाल दूं, यदि शुंग वंश की, कि इसने किस वंश की स्थापना की? शुंग वंश की स्थापना की। ये शुंग वंश जो है दोस्तों, 185 ईसा पूर्व से शुरू हुआ और 75 ईसा पूर्व तक ये चला। तो करीब 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 110 साल इस वंश ने शासन किया, और 10 राजा इसमें हुए। तो शुंग वंश में पहला महत्वपूर्ण शासक कौन होगा? पुष्यमित्र शुंग। आपको 3 ही शासक पढ़ाऊंगा मैं, 10 नहीं पढ़ाने। पुष्यमित्र शुंग। अब ये जो पुष्यमित्र शुंग है दोस्तों, ज्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं है, नहीं है, थोड़ी बहुत जानकारी है, मैं बाद में देखूंगा, अभी पढ़ाऊंगा। तो थोड़ी बहुत जानकारी है, और वो क्या क्या है? नंबर एक, एक तो इसका अयोध्या का अभिलेख मिला है। अयोध्या में एक पत्थर पर लिखा हुआ एक अभिलेख मिला है, और उसे जानकारी मिलती है कि इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया, यज्ञ किया। इसका मतलब इसने किसी ना किसी को कोई हराया है। अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या है? किसी बड़ी ताकत को हराना। उसी समय दोस्तों, इसका पुरोहित जो है, पुरोहित, वो कौन था? पतंजलि। पतंजलि जो था वो इसका पुरोहित था। और ये दोनों यज्ञ करवाए, वो किसने करवाए?
पतंजलि ने करवाया, जो पुरोहित है ना पतंजलि, तो उसने ये यज्ञ करवाया। ठीक है। अब दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग के समय हमें दो जगह से पता लगता है कि यूनानियों का आक्रमण हुआ था, इंडो ग्रीक का आक्रमण हुआ था। एक, कालिदास की रचना, कालिदास की रचना जिसका नाम है मालविकाग्निमित्र, मालविकाग्निमित्र। तो इस रचना से हमें जानकारी मिलती है। और दूसरा है रामायण, जो हमारा हिंदुओं का ग्रंथ रामायण है। दोनों जगह जानकारी मिलती है कि इस समय मलेच्छों का भारत पर आक्रमण हुआ, मलेच्छों का आक्रमण हुआ और मलेच्छों ने नगरी या मध्यमिका को नष्ट कर दिया। अब दोस्तों, मध्यमिका कहां है? राजस्थान के चित्तौड़ में। उस जमाने में चित्तौड़गढ़ बहुत बड़ा एक शहर, महाभारत काल रामायण काल में एक बहुत बड़ी ताकत था, बहुत बड़ा एक प्रशासन का केंद्र था, और उसका नाम था मध्यमिका। और कालिदास ने भी यहां पर उल्लेख किया है कि दुष्ट यवनों का, यूनानियों को ये क्या कहता है, यवन, यवनों ने मध्यमिका को नष्ट कर दिया। मतलब राजस्थान के लोगों को मारा, काटा और उन्हें नष्ट कर दिया, मध्यमिका को नष्ट कर दिया। तो इसका मतलब इस समय तक आक्रमण बहुत खतरनाक हुए हैं। तो और साथ में यहां उल्लेख ये भी मिलता है कि इस पुष्यमित्र शुंग का बेटा अग्निमित्र शुंग, अग्निमित्र शुंग ने यवनों को पराजित कर दिया, पराजित किया। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि आक्रमण तो हुआ है इंडो ग्रीक का, खतरनाक आक्रमण हुआ होगा, जिन्होंने राजस्थान वगैरह को तो काट दिया, बहुत बुरी तरह बर्बाद कर दिया। लेकिन इस पुष्यमित्र शुंग, ये तो बूढ़ा था, बुढ़ापे की बात है, इसका छोरा जवान था, और उसका नाम क्या था, अग्निमित्र। और बताते हैं कि बहुत ही शक्तिशाली था इस अग्निमित्र, और उसने ताकत के साथ यूनानियों को, यानी इंडो ग्रीक को पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद उसके पिता ने दो बार हराया, एक बार कालिदास के अनुसार, एक बार रामायण के अनुसार। और दो बार हराने के बाद इसने दो बार क्या किया, अश्वमेध यज्ञ किया। तो इसके समय की तो महत्वपूर्ण जानकारी बस यही है, तो मैं आपको लिखा देता हूं। याद रखें, यहां जो मालविकाग्निमित्र है ना, इसमें एक मालवा की राजकुमारी बहुत सुंदर, जिसका नाम था मालविका जी, मालविका, उसके साथ अग्निमित्र की जो प्रेम कहानी है, आंखें लड़ जाने का जो उल्लेख है, वो इस कालिदास ने इसमें पिरोया। और इसमें ऐसी कहानी है जिसके बारे में सोचना ही मत। अरे लो 2 ही मिनट में। मालविका उज्जैनी के राजा की बेटी, अग्निमित्र आज का जो एमपी है वहां का गवर्नर, पाटलिपुत्र जो बिहार है वहां से एमपी में गवर्नर है कौन, अग्निमित्र। अग्निमित्र ने उज्जैनी जीतने के लिए आक्रमण कर दिया, हार गया। मालविका के पिता ने अग्निमित्र को कैद कर दिया, वो जेल में पड़ा था, और जिंदगी उसकी जेल में बीतती। बट दिमाग तेज था अग्निमित्र का, उसने समझ लिया था कि और तो कोई छुड़ा नहीं सकता, अब तो प्रेम ही काम आएगा। और उसने मालविका जो उसकी बेटी थी उसको टकाटक देखना शुरू कर दिया, आते जाते, सुबह शाम,
1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन नफरत के बाद वो उसे प्यार कर बैठी। उसने यहां अग्निमित्र का तो उद्देश्य है प्रेम के बहाने नजदीकी बढ़ाई और अंत में कहा कि मैं भी कोई ऐरा गैरा नहीं हूं, तो मैं भारत के सबसे बड़े सम्राट इस समय पुष्यमित्र शुंग का बेटा हूं और भावी मगध का, भारत का शासक। तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप जैसा राजकुमार। उसने कहा कि बोल, तू रानी बनेगी मेरी? उसने कहा कि हाँ। तो फिर एक काम कर, रात को जेल के द्वार खोल दे। प्रेम में फंसी हुई उसने द्वार खोल दी। द्वार खोलने के बाद में घोड़े पर बैठ करके दोनों चले गए। दोनों कहा? विदिशा में, जहां का वो गवर्नर था। वहां जाने के बाद मालविका को एहसास हुआ कि धोखा हुआ उसके साथ, क्योंकि उसने पहले से ही कोई 50 रानियां तो बेली कर रखी है। उसने पूछा कि तुमने कहा था कि तुम तो कंवारे हो, तुम तो मुझे ही पटरानी बनाने वाले थे। उसने कहा कि वो उस समय की बात थी, आज बात कुछ और है। तू चाहे तो वापिस चली जा, तू चाहे तो 50 में 51वीं तू भी बन जा। उसे बहुत बुरा लगा। वो वापिस आई, अपने पिता से कहा, पिता ने उसे सेना दी, वो सेना लेकर आई और फिर से अग्निमित्र शुंग को पराजित किया और बंदी बना करके ले गई। तो ये कहानी इसमें मिलती है। वाह, ये तो कोई बात थोड़ी होती। अरे पता नहीं कि क्या सही था, लेकिन ये लिखा किसने है? कालिदास ने। तो कालिदास ने मालविका अग्निमित्र में, मालविका अग्निमित्र नाम ही इस किताब का ही है, मालविका अग्निमित्र। तो इसमें वो बताता है कि उस समय दुष्ट यवनों ने मरुस्थल को पार किया और पहाड़ों के बीच में बसे हुए मध्यमिका को, जो कि बहुत बड़ा नगर था, उसे नष्ट कर दिया। आगे बढ़े तब मध्य भारत में अग्निमित्र शुंग ने उन्हें पराजित कर वापस भेज दिया। तो 2 जगह से साक्ष्य मिलते हैं। अब मैं आपको ये लिखाता हूं दोस्तों, लिखेंगे आप, मैं लिखाता हूं। हेडिंग डालो सबसे पहले शुंग वंश और समय लिख दो 185 बीसी से 75 बीसी, 185 बीसी से 75 बीसी। ओके, सबसे पहले इसमें लिख दें पुष्यमित्र शुंग। हेडिंग डाल दो पुष्यमित्र शुंग। नंबर 1 शासक है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। और उसमें लिख दें अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की नींव डाली। शुंग वंश की नींव डाली। इसके 2 अभिलेख मिलते हैं। इसके 2 अभिलेख मिलते हैं। दो अभिलेख मिलते हैं। नंबर 1 अयोध्या अभिलेख। नंबर 1 अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख
डैश मार के लिख दूं, इसमें पुष्यमित्र शुंग के द्वारा पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 बार अश्वमेघ यज्ञ 2 बार अश्वमेघ यज्ञ किए जाने का उल्लेख मिलता है। किए जाने का उल्लेख मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार, इसी में लिखना आपको है ना, पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार पतंजलि पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित था। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित था। शुंग का पुरोहित था। दूसरा अभिलेख है भरहुत अभिलेख, नंबर 2 भरहुत अभिलेख। बच्चों, मैंने कल आपको भरहुत का बताया था स्तूप, भरहुत का स्तूप सतना जिला एमपी बताया था। बस तो उसी स्तूप पर यह अभिलेख मिलता है, तो नीचे लिख दें सतना जिला एमपी से या सतना एमपी से स्तूप पर लिखा गया यह अभिलेख, सतना एमपी से स्तूप पर लिखा गया यह अभिलेख अभिलेख पुष्यमित्र शुंग का है। जिसमें जिसमें अशोक द्वारा बनवाए गए स्तूप को, अशोक द्वारा बनवाए गए स्तूप के तोरण द्वार शुंग काल में बनवाए गए। ओके, नीचे लिख दें पुष्यमित्र शुंग के समय, पुष्यमित्र शुंग के समय भारत पर यवनों या हिंद यूनानियों का आक्रमण हुआ। इसके 3 साक्ष्य प्राप्त होते हैं। 3 साक्ष्य प्राप्त होते हैं।
नंबर 1 कालिदास का नाटक, कालिदास का नाटक मालविकाग्निमित्र कालिदास का नाटक मालविकाग्निमित्र मालविकाग्निमित्र इसमें लिख दे मैं, यवनों ने मध्यमिका को नष्ट कर दिया, नष्ट किया। पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा सिंधु तट पर पकड़ा। सिंधु तट पर पकड़ा। अग्निमित्र शुंग एवं पुत्र वसुमित्र ने यवनों को हराया। लिख दिया। दूसरा साक्ष्य रामायण एवं पतंजलि का महाभाष्य। तो रामायण में भी वही जानकारी है, पतंजलि के महाभाष्य में भी सेम जानकारी है। दुष्ट यमनु मलेच्छों ने मध्यमिका को नष्ट कर दिया। नष्ट कर दिया। एवं साकेत मतलब अयोध्या पर आक्रमण कर दिया। तीसरा है गार्गी संहिता। आक्रमणकारी मलेच्छों ने मथुरा उज्जैनी
जीत कर साकेत पर आक्रमण किया। तो 3 साक्ष्य हैं यूनानी आक्रमण के। इंडो ग्रीक, वे आधे भारतीय आधे यूनानी। बहुत ही सहजता से आपको ये याद हो जाएगा। अभी थोड़ा कम याद हो रहा है, अब की बार समझाऊंगा पूरा याद हो जाएगा। इतिहास हो या ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी, कहीं दिक्कत नहीं आती दोस्तों। बस हम लोगों को थोड़ा सा ठहरने की जरूरत है। आप लोगों से मैं नाराज नहीं हूं, मैं बस आप लोगों को आगाह कर रहा हूं कि थोड़ा सा मेरे साथ काम करो। मैं मन से काम करना चाहता हूं आपके साथ, कि आपको मैं सच में पढ़ाने की कोशिश करना चाहता हूं। वक्त मुझे नहीं लगता कि अगले 2 साल बाद मैं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि प्रमोशन के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, जयपुर नहीं रहेगा, फील्ड पोस्टिंग मिल जाएगी। क्योंकि अच्छी बात है मेरे लिए, तो नए जिले बन गए, प्रमोशन बहुत फास्ट हो जाएंगे। जो प्रमोशन मुझे 4 साल बाद मिलने वाला था, वो शायद इसी साल या अगले साल जनवरी में जरूर मिल जाएगा। तो ये तो होना ही था, खैर कोई बात नहीं। लेकिन चलो पार्टी भी मंजूर। लेकिन मेरी तरफ से मैं पार्टी दूंगा तभी तब जब आप लोगों में से कम 10 के स्टूडेंट आरएस अधिकारी बनने की अवस्था में मुझे लगे। और सभी बन सकते हो, मैंने पहले दिन बताया था। तुम काम तो करो मेरे साथ, तुम्हें और सब्जेक्ट में दिक्कत आए तो बड़े भाई के नाते पूछो तो सही मुझसे, बात तो करो, समस्या बताओ तो सही, मैं मार्गदर्शन दूंगा, कोशिश करूंगा। मैं डांट नहीं रहा, क्योंकि मुझे डांटते किसको है, जिस पर अपना हक होता है, समझ लो। मेरे को तुमसे कोई लेना देना नहीं होता, तो मैं काहे को इतना अपने माथा पची करता रहे, बताओ। मैं पढ़ा पढ़ू कर निकल लेता हूँ, पढ़ो तो ठीक, नहीं पढ़ो तो भाड़ में जाओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रहा। मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि यार तुम 2 साल बाद कह सको कि यार उसने हमारे लिए बहुत सोचा था, कोशिश की थी, याद कराया। हम नहीं याद करना चाहते थे, फिर भी एक चिट्ठी मिली है मुझे, बहुत ही प्यारी सी, और उसने, पता नहीं मैंने किधर डाल दी, लेकिन उसने लिखा बहुत अच्छा है। नीचे कहाँ गिर गई? ओके, कहाँ पे ये, शायद, खैर, हाँ शायद यही है, या उड़ उड़ करके पता नहीं कहाँ चली गई। उसने लिखा था, ये वाली, नहीं ये तो कोई और ही है, दर दर ओस डाल है, अभियान की डेट क्या है। खैर, मुझे ध्यान नहीं कहाँ गई, लेकिन एक विद्यार्थी ने बहुत अच्छा लिखा था। और वो लिखा था कि सर, चाणक्य ने भी तो चंद्रगुप्त मौर्य को जमीन से उठाकर साधारण बालक से भारत का सम्राट बना दिया। गुरु में ताकत होती है। हम तो आपसे राजा बनने की उम्मीद नहीं कर रहे, बस आरएस बनने की उम्मीद कर रहे हैं, थानेदार बनने की उम्मीद कर रहे हैं। तो क्या आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते? तो बात बहुत गहरी थी और बहुत ही गहरे से अपील कर गई। तो मैं तो उसी लिए तो कर रहा हूं कोशिश। सच बात बताऊं कि मुझे आपको डांटने में मजा नहीं आता। कई बार तो मैं ऊपर से डांट रहा होता हूँ, नीचे फेंक दूंगा उठा उठा कर, मुझे अंदर से हंसी आ रही होती है।
लेकिन मैं हंसी को रोक करके और थोड़ा क्रूर बनने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कि आप लोग जो है ना थोड़ा सा डरने लगो मुझसे। अनुशासन के लिए जरूरी है, तो तुम डरना बंद मत करना रे छोरो। क्योंकि सच में और एक भाव भी मैंने पहले दिन बताया था, ऑफिस में जब अपन जाते हैं ना तो वहां पर अपने को थोड़ा दिखाना पड़ता है काम कराने के लिए। आप लोगों को भी चाहिए ये बैलेंस, जरूरी है व्यवहार में। सच में गुस्सा कभी होना मत, मेरे को नहीं आता सच में गुस्सा कभी नहीं आता, लेकिन गुस्सा दिखाने की एक्टिंग करने की आदत बहुत अच्छी हो गई है। तो ये होना चाहिए कि अंदर से भाव जो है ना गुस्से ले भी नहीं, ऊपर से बोलने में ऐसा लगे कि हाँ ठीक है जी थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा है, काम कर लेते हैं, तो ये ठीक है। ओके, अब अपन बात पढ़ेंगे ये यवनों वाली। अरे छोरो, किसका बोल रहा है मोबाइल? ये सायरन बज रहा है क्या? किसका? अच्छा, नोटिफिकेशन है। खैर, मैंने आपको जो 5 बातें बताई दोबारा सुन लो आज। हाँ जी बोलो। हाँ, आज आप एक बात सुन लो कि मौर्य काल खत्म हुआ, अंतिम राजा कौन है? वृहद्रथ है कि नहीं है? आवाज धीमी। ओके, तो वृहद्रथ की हत्या किसने करी? पुष्यमित्र। और पुष्यमित्र शुंग जो है उसने किस वंश की नींव डाली? ये नींव कब डाली? शुंग वंश ने कितने वर्ष शासन किया? 110 वर्ष। ओके, अब यदि बात करें तो पुष्यमित्र शुंग के 2 अभिलेख मिलते हैं। एक कौन सा? अयोध्या के अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है कि उसने अश्वमेघ यज्ञ किए। फिर याद नहीं होगा बेटा, ध्यान दे। और दूसरा बात की अयोध्या अभिलेख में उसने जो 2 बार अश्वमेघ यज्ञ किए थे उसका पुरोहित कौन था? ये जानकारी में पतंजलि के ग्रंथ किससे मिलती है? दूसरा अभिलेख है भरूत का स्तूप। कल मैंने आपको भरूत का स्तूप दिखाया था, उसमें वो जो मैंने बताया बाकी तो नष्ट हो गया, लेकिन उसकी वेस्ट नहीं, यानी कि जो पत्थर की छोटी सी चौखट जिसपे यूं लगे हुए पत्थर वो मिली है। रेलिंग, उस रेलिंग पर ही लिखा हुआ था, और उससे पता लगता है कि भरूत के स्तूप का निर्माण तो अशोक ने कराया था, लेकिन पुष्यमित्र शुंग के द्वारा उसके तोरण द्वार का निर्माण करवाया गया था। हमें पुष्यमित्र शुंग के समय की सबसे बड़ी बात है कि इस समय इंडो ग्रीक का अटैक हुआ, हिंद यूनानियों का अटैक हुआ, यूनानियों का अटैक हुआ। आज भी आप लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जब जाओगे देखोगे तो वहां के लोग अपने से ज्यादा सुंदर हैं, ज्यादा सुंदर हैं, लड़कियां भी ज्यादा सुंदर हैं और लड़के भी ज्यादा सुंदर हैं। उनका रंग जो है वो लगभग यूरोपियन से मिलता जुलता है। और इसके पीछे कारण क्या? क्योंकि वो उनमें यूरोपियन का डीएनए बहुत ज्यादा है। ये सही भी है। आप इस बात को समझ लो कि ये हिंदू यूनानी, यूनानियों और भारतीयों की मिश्रित संतान है, और इन्होंने बड़ी क्रूरता के साथ भारत पर आक्रमण किया। इसके साक्ष्य 3 जगह से हमें मिलते हैं। एक कालिदास का एक नाटक है जिसका नाम क्या है? उसमें पता लगता है कि यवनों ने मध्यमिका को नष्ट कर दिया, राजस्थान वाली को। इसका मतलब इन यूनानियों का सबसे प्रबल आक्रमण जो हुआ राजस्थान पर हुआ बेटा। शायद हमारे पूर्वज, हम राजस्थान के निवासी हैं, उन पूर्वजों के साथ क्या हुआ होगा, कितने लोगों के साथ हुआ होगा, कितने कष्ट ढाए होंगे, कितने कष्ट सहे होंगे। लेकिन मालविकाग्निमित्र जो कि पाटलिपुत्र में बैठ करके आदमी लिखता है दूर वालों के लिए, तो बहुत कम जानकारी दी है। फिर भी मालविकाग्निमित्र में लिखा है कि यवनों ने मध्यमिका को नष्ट कर दिया। पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा सिंधु के तट पर पकड़ लिया। और अग्निमित्र शुंग और अग्निमित्र शुंग का बेटा कौन? शुंग ने, दोनों ने मिलकर के इनको यूनानियों को हराया। तो पहली बार तो उसने बिना यवनों का हराए ही अश्वमेघ यज्ञ किया था।
और जब इनका घोड़ा पकड़ लिया तो फिर दोबारा इनको यवनों का हरा दिया, और हराने के बाद दूसरा अश्वमेध यज्ञ किया जिसमें किसी ने किसी का घोड़ा नहीं पकड़ा। रामायण और पतंजलि के महाभाष्य में भी जानकारी मिलती है कि दुष्ट यूनानियों ने, जिन्हें मलेच कहा गया रामायण में मलेच, पतंजलि में यवन, ने मध्यमिका को नष्ट कर दिया और साकेत यानी अयोध्या पर भी आक्रमण कर दिया। एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं आरसी मजूमदार, वो लिखते हैं कि सच बात यह है कि रामायण के पात्र जो है ना वो राम पुष्यमित्र शुंग है। पुष्यमित्र शुंग ही राम है। पुष्यमित्र शुंग को रामायण ने राम का नाम दिया है। और जो रावण है, रावण, ये इंडो ग्रीक है, और इन्हीं के अयोध्या पर आक्रमण और राम के द्वारा उनको हराने का उल्लेख है। तो आरसी मजूमदार का अलग है दृष्टिकोण, लेकिन यह बात तय है कि रामायण इसी समय लिखी गई थी। तो दुष्ट यूनानियों ने राजस्थान को तो, मध्यमिका को तो नष्ट पूरा ही कर दिया था, राजस्थान को तो बुरी तरह बर्बाद कर दिया था। ये हर कोई बात ये कहता है। और अयोध्या पर आक्रमण कर दिया, लेकिन अयोध्या पर आक्रमण किस महीने हरा दिया गया? गार्गी संहिता, इसमें भी दोस्तों आक्रमणकारी मलेच्छों के द्वारा मथुरा को, उज्जैनी को जीत करके साकेत, साकेत का मतलब क्या, अयोध्या पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो इससे स्पष्ट है कि जो पुष्यमित्र शुंग था उसकी राजधानी अयोध्या भी थी, पाटलिपुत्र के साथ साथ। ठीक है, तो नीचे ये बात लिख दें, नोट डाल दें। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग की राजधानी पाटलिपुत्र, की राजधानी पाटलिपुत्र एवं दूसरी राजधानी पुष्यमित्र शुंग की राजधानी पाटलिपुत्र एवं दूसरी राजधानी अयोध्या या साकेत थी। अयोध्या या साकेत थी। ओके, अब लास्ट बात बता रहा हूं मैं, फिर शुंग वंश खत्म है। पुष्यमित्र के बाद शासक कौन बना? अग्निमित्र शुंग शासक बना। इसके बाद में इसका बेटे का बेटा कौन था पता नहीं, लेकिन नवा शासक जो था उसका नाम था भागभद्र। क्या नाम था दोस्तों? तो पुष्यमित्र शुंग का बेटा अग्निमित्र शुंग, और अग्निमित्र शुंग का बेटा वसुमित्र। वसुमित्र का बेटा कौन था किसी को नहीं पता, लेकिन नवा शासक भागभद्र था। इसके समय की घटना कि तक्षशिला में यूनानी राजा या इंडो ग्रीक राजा, इंडो ग्रीक हिंदू यूनानी राजा रहता था, नाम था याल्किडास। याल्किडास। अब तक इन हिंदू यूनानियों ने भारतीय धर्म ग्रहण कर लिया था और भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। तो याल्किडास ने अपना राजदूत भेजा, राजदूत, और इस राजदूत का नाम था, राजदूत भेजा और इस राजदूत का नाम था हीलियोडोरस। क्या नाम था? हीलियोडोरस। हीलियोडोरस आता है और वो विदिशा में जाता है। कहां जाता है?
विदिशा, विदिशा कहां पड़ता है दोस्तों? ये विदिशा जिला भोपाल के पास में। सांची का स्तूप कल मैंने बताया था विदिशा से 10 किलोमीटर दूर है, इसलिए एमपी। और वहां पर उसने भागवत धर्म, विष्णु धर्म का ध्वज एवं एक लेख या अभिलेख स्थापित करवाया, जो आज भी मिलता है। दोबारा सुने, पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र, अग्निमित्र के बाद वसुमित्र, और ऐसे करके 9वां शासक कौन था? भागभद्र किस वंश का शासक था? शुंग वंश का शासक था। इसके समय तक्षशिला का शासक कौन है? यालकीडास। कौन है वो? उसने चूंकि भगवान विष्णु की अगरबत्ती शुरू कर दी अब तक, तो भगवान विष्णु की याद में अपने राजदूत हीलियोडोरस को भेजा। हीलियोडोरस ने इस भागभद्र से अनुमति ली कि मैं वहां पर विष्णु ध्वज लगवा दूं। क्या बोले? लगवा दे। तो भागवत धर्म की विष्णु ध्वज एवं अभिलेख की स्थापना इसने करवाई। तो एक बात ये भी लिख दे, फिर मैं आपको अभिलेख दिखाता हूं। लिखेंगे दोस्तों, नोट डाल देंगे नीचे, नोट। शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र, भागभद्र के समय विदिशा एमपी, विदिशा एमपी दूसरी राजधानी थी। दूसरी राजधानी थी। इस समय तक्षशिला, इस समय तक्षशिला के हिंद यूनानी शासक, तक्षशिला के हिंद यूनानी शासक हिंद यूनानी शासक यालकीडास ने, शासक यालकीडास, अरे बोर्ड पर लिखियोड़ो है यालकीडास, दिख गयो? तो यालकीडास ने अपने राजदूत हीलियोडोरस को, हीलियोडोरस को भागभद्र से अनुमति लेकर विदिशा भेजा, विदिशा भेजा। विदिशा भेजा लिख दिया। भागवत धर्म ग्रहण किया। हाँ, इसी में कंटिन्यू, भागवत धर्म ग्रहण किया एवं विष्णु भगवान या विष्णु को समर्पित करते हुए, विष्णु को समर्पित करते हुए गरुड़ ध्वज की स्थापना करवाई।
गरुड़ ध्वज की स्थापना करवाई? गरुड़ ध्वज की स्थापना करवाई। तो इसी के साथ आज अपना शुंग काल समाप्त है। कल मौर्य काल जो है वो याद करके आप लोग आएंगे।